हेलो नमस्कार। समुत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जिनका सेकंड पेपर ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में प्रायोगिक भूगोल का कक्षाएं आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा मापनी या स्केल, और कहीं पर स्केल को मापक के रूप में भी लिखा मिलता है। तो आज पहली क्लास है, इसीलिए हम कुछ बेसिक सी बातें बता दें कि आपके सिलेबस में प्रायोगिक भूगोल के अंतर्गत क्या है, किस लेवल का आपका प्रायोगिक भूगोल आएगा। अक्सर आर्ट्स वाले विद्यार्थी है, परीक्षार्थी है, वो सोचते हैं कि प्रैक्टिकल भूगोल है, उसके कुछ 10-12 क्वेश्चंस आते हैं, उसको हम नेगलेक्ट करके चलें या कुछ थोड़ा हो जाएगा वो हो जाएगा। आजकल का कंपटीशन का जमाना है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको कोई भी टॉपिक है, कोई भी सीरीज है, उसको नेगलेक्ट करके नहीं चलना है। हम बिल्कुल जीरो से एकदम एडवांस लेवल तक, जो एग्जाम्स में क्वेश्चन करने के फॉर्मेट तक आपको सिखाने वाले हैं। बहुत अच्छे से क्लास चलेगी। तो हम बात करें आपके सिलेबस की, यदि मैं बात करूं, सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ाएंगे ही, तो आपके प्रायोगिक भूगोल, आपके जो सिलेबस दे रखा है ज्योग्राफी सेकंड पेपर के अंतर्गत, प्रायोगिक जो है प्रायोगिक भूगोल प्रैक्टिकल, तो आपके 12th लेवल का दे रखा है। किस लेवल का है? 12th लेवल का। एनसीईआरटी के में आपको जो प्रैक्टिकल है उससे पूरा कंप्लीट हो जाता है, बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम बहुत अच्छे से कंसेप्ट के साथ में पढ़ेंगे, समझेंगे, ताकि आपके क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट अच्छे से हो जाए। ठीक है। प्रायोगिक भूगोल के अंतर्गत आपके जो टॉपिक दे रखे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक दे रखे हैं, उसके अंतर्गत आपके दो भागों में बांट सकते हैं। एक है कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी के टॉपिक दे रखे हैं, और दूसरा है सांख्यिकी। दो भागों में रूप में देख सकते हैं। और कार्टोग्राफी के अंतर्गत जो टॉपिक दे रखा है वो है आपका एक मापनी, जिसकी क्लास आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। स्केल मापनी है, मानचित्र मैप, और मानचित्र प्रक्षेप प्रोजेक्शन प्रक्षेप है, और भूस्थानिक प्रौद्योगिकी, ये भी आपका टॉपिक दे रखा है सिलेबस के अंतर्गत, प्रौद्योगिकी। तो कार्टोग्राफी के अंतर्गत ये सिलेबस दे रखा है, टॉपिक दे रखे हैं। और सांख्यिकी के अंतर्गत आपकी मीन, मीडियम, मोड, माध्य, माध्य का माध्य का बहुलक, कोरिलेशन, सहसंबंध, सहसंबंध कोरिलेशन क्या होता है, इस हिसाब से क्वेश्चंस बनेंगे, वो भी देखेंगे। और प्लेन टेबल सर्वेक्षण, प्लेन टेबल सर्वेक्षण। आप फर्स्ट ग्रेड बनेंगे, स्कूल व्याख्याता जब बनेंगे, तो आपको 12th में जाकर प्रैक्टिकल करवाना ही पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल करवाना पड़ेगा, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए प्रैक्टिकल होता कैसा है, उससे संबंधित 12th लेवल का ही आपको प्रैक्टिकल है। और इसमें आपके ये टॉपिक रहने वाले हैं। और प्रायोगिक भूगोल के अंतर्गत 10 से 12 क्वेश्चंस आने वाले हैं। कितने क्वेश्चंस आएंगे? 10 से 12 क्वेश्चंस। और कार्टोग्राफी में से 5 से 6 क्वेश्चंस, और सांख्यिकी में से भी 5 से 6 क्वेश्चंस, लगभग लगभग रेशियो ये रहने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है। एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इजी वे से, यदि आप थोड़ा सा कंसेप्ट के साथ में, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के साथ में यदि इस टॉपिक को, इस सिलेबस को कवर अप करें, तो आपका 100% चांसेस बनता है कि आपके क्वेश्चंस राइट हो जाए। हम बहुत अच्छे से जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं, बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ने वाले हैं। और आप यदि नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्लास को लाइक कीजिए, और अपने परीक्षार्थी साथियों के साथ में शेयर करना है। ठीक है। तो आज हम क्लास प्रारंभ करें मापनी के लिए। आज का पहला ही टॉपिक रहेगा मापनी, और मापनी वाला टॉपिक भी इतना महत्वपूर्ण है, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में 100% देखने को मिलते हैं। चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, चाहे अन्य किसी भी ज्योग्राफी रिलेटेड कोई एग्जाम हो जिसमें सिलेबस यदि मापनी दे रखा है, या प्रायोगिक कार्टोग्राफी के अंतर्गत ये टॉपिक दे रखे हैं, तो मापनी से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है। तो आज हम पहली क्लास के अंतर्गत हम मापनी के बारे में, स्केल के बारे में पढ़ने वाले हैं। मापनी या स्केल, मापक भी कह सकते हैं इसको। हाँ, आज की क्लास के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा हम एक बार माइंड मैप बना लें कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके थोड़ा सा, हमेशा जिस तरह से हम पृष्ठभूमि की बात करते हैं कि ये टॉपिक का शुरुआत क्या है, किस स्वरूप में है, तो हम पृष्ठभूमि की बात करेंगे, थोड़ी सी मापनी के बारे में। इसके साथ में ही हम मापनी के परिचय की बात करेंगे, मापनी की आवश्यकता क्यों है, और मापनी है क्या, या फिर आप कह सकते हैं परिचय या आवश्यकता, मापनी के
आवश्यकता क्यों है, कोई भी चीज की जरूरत क्यों है, उस आवश्यकता के हिसाब से हम देखेंगे कि इसका महत्व क्या है, इसका परिचय क्या है। इसके साथ में ही हम बात करेंगे मापनी के सूत्र की, फॉर्मूला क्या है मापनी का, जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, मापनी सूत्र। और हम बात करेंगे मापनी मापनी पद्धति के बारे में, मापनी की कौन कौन सी पद्धति है, मेथड्स कौन से हैं जो मापनी को प्रेजेंट करते हैं। उसको दो स्वरूप में बांटते हैं, एक है ब्रिटिश पद्धति, अंग्रेजी पद्धति या ब्रिटिश पद्धति, और एक है आपके मीट्रिक पद्धति। इसके बारे में भी बात करने वाले हैं, मीट्रिक और ब्रिटिश पद्धति दोनों के रूप में। इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। हम इसके फॉर्मेट को किस प्रकार से मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, हेक्टोमीटर किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। और इसमें इंच है, मील है, आपके फुट है, गज है, उसको हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। मीट्रिक और मीट्रिक वाला तो इजी होता है कि किलोमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर तो हम बेसिक भाषा में यूज लेते हैं, लेकिन ये वाला थोड़ा सा जटिल होता है। जटिल इन दस कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा रात दिन में यूज नहीं होते हैं। जैसे कि आपको मील है, फ्लांग है, ये वर्ड आपको कम देख रहे हैं, लेकिन हम अच्छे से समझने वाले हैं क्योंकि एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं, उसके बारे में बात करेंगे ही। और फिर हम बात करेंगे मापने का प्रदर्शन किस हिसाब से होता है, मापनी प्रदर्शन के आधार पर मापनी के प्रकार के बारे में बात करेंगे, और मापनी को किस प्रकार से लिखा जाता है, प्रदर्शन कैसे किया जाता है। तो उसको एक आता है कथनात्मक, कथनात्मक कथनात्मक, एक है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्रैक्शन, निरूपक भिन्न के रूप में, निरूपक भिन्न के रूप में, और एक आपके आता है आलेख की विधि के रूप में, आलेख की विधि के रूप में। इस तरीके से हम उसको अच्छे से मापने के 360 डिग्री एनालिसिस के साथ में पढ़ने वाले हैं आज की क्लास के अंतर्गत। तो आप समझ गए होंगे हम किस प्रकार से प्रश्न आएंगे और इसमें किस टॉपिक से कहाँ कहाँ प्रश्न बनते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करें पृष्ठभूमि की। यदि बैकग्राउंड की बात करें, जियोग्राफी के अंतर्गत दे रखा है, आपके सेकंड पेपर जियोग्राफी है और जियोग्राफी के अंतर्गत दे रखा है। और आप जानते हैं जियोग्राफी, जियोग्राफी जो शब्द है वो आप जानते हैं ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, जो जियो प्लस ग्राफी से बना है, जियो प्लस ग्राफी से बना है। और जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब पृथ्वी होता है, और ग्राफी का मतलब क्या है? ग्राफी का मतलब है वर्णन करना। क्या करना? वर्णन करना। पृथ्वी के सापेक्ष हम अध्ययन करते हैं ज्योग्राफी के अंतर्गत, चाहे उसके उच्चावच का अध्ययन करना हो, चाहे उसके बारे में पर्यावरण के बारे में अध्ययन करना हो, या पृथ्वी से रिलेटेड जिन भागों का अध्ययन किया जाता है जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत, उसे जियोग्राफी बोलते हैं। और हम सबसे पहले यदि समझें कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, पृथ्वी की आकृति कैसी है, पृथ्वी की यदि आकृति की बात की जाए तो यहाँ ही पहला प्रश्न बन जाता है आपका, पृथ्वी की आकृति कैसी है। पृथ्वी की आकृति की यदि बात की जाए, पृथ्वी की आकृति गोलाब है। कैसी आकृति है पृथ्वी की? गोलाब है, या इंग्लिश में बोले तो जियोड आकृति की है। पृथ्वी की आकृति कैसी है? पृथ्वी की आकृति जियोड आकृति की है, जियोड, जियोड आकृति की है, गोलाब आकृति की है। प्रश्न बनता है पृथ्वी की आकृति कैसी है? पृथ्वी की आकृति गोलाकार है, समतलाकार है, फुटबॉल आकृति की है, या फिर गोलाब आकृति की है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी जियोड आकृति की है, गोलाब आकृति की है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जियोड आकृति क्या होती है सर? जियोड आकृति ये होती है, गोलाकार होती है, लेकिन ध्रुव होता है पृथ्वी का, ध्रुव पर थोड़ी सी हल्की समतल आकृति की होती है, समतलाकार, ध्रुवों पर थोड़ी समतल होती है, इसलिए उसे जियोड आकृति की पृथ्वी बोलते हैं। और पृथ्वी की यदि प्रतिरूपी की बात करें, पृथ्वी का प्रतिरूप, प्रतिकृति या प्रतिरूप के रूप में यदि किसी को प्रेजेंट करना है, तो प्रतिरूप या प्रतिकृति जिस रूप में प्रस्तुत की जाती है उसे ग्लोब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्लोब। आपने देखा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, पृथ्वी की प्रतिकृति का स्वरूप है क्या है? ग्लोब। पृथ्वी का प्रतिरूप कैसा बनता है? ग्लोब को देखते हैं, वही पृथ्वी का क्या है? वास्तविक प्रतिरूप के रूप में दिखाई जाता है। और ग्लोब की आकृति कैसी होती है? ग्लोब त्रिविमीय होता है, जिसमें तीन विमाओं का, त्रिविमीय,
त्रिविमीय, त्रिआयाम्स, तीन विमाओं के रूप में जिसको प्रेजेंट किया जा सके उसको क्या बोला जाता है? त्रिविमीय रूप। फॉर्मेट में पृथ्वी का ग्लोब है वो त्रिविमीय आकृति का होता है जो पृथ्वी के प्रतिकृति को दर्शाता है। लेकिन ग्लोब को हर जगह आप ले जा नहीं सकते। अध्ययन करने की दृष्टि से पृथ्वी का अध्ययन करना है, समझना है, तो ग्लोब को आप हर जगह लेकर नहीं जा सकते। क्यों लेकर नहीं जा सकते? जो पृथ्वी ग्लोब होता है वो त्रिविमीय आकृति का होता है, बड़े बॉक्स के रूप में लेकर जाना होता है। तो उसको किताब के फॉर्मेट में 2 डायमेंशन में द्विविमीय आकृति में दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? द्विविमीय को दर्शाने के लिए पृथ्वी को, ये त्रिविमीय आकृति में ग्लोब हुआ, और द्विविमीय फॉर्मेट में यदि दर्शाना है पृथ्वी को तो द्विविमीय फॉर्मेट में दर्शाने के लिए हम मानचित्र का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मानचित्र का। हम बिल्कुल एकदम बेसिक से, जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कंसेप्ट के साथ में पढ़ रहे हैं। जिनका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर नहीं, उस क्लास आप में इसका स्वागत है और बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। हम पूरा डिटेल्स में, मापनी से पहले, पहुंचने से पहले हम पूरा बैकग्राउंड के साथ में पढ़ रहे हैं। ठीक है, मानचित्र द्विविमीय फॉर्मेट में बनाना है तो उसे क्या चाहिए? मानचित्र बनाना है। और मानचित्र है, मानचित्र बनाने के लिए हमें आवश्यकता जिन तत्वों की होती है उसमें प्रमुख तत्व होता है मापनी। क्या तत्व होता है? मापनी। सर हम समझे नहीं, मानचित्र का मतलब क्या है? मानचित्र है 2 डायमेंशन में, द्विविमीय आकृति में हम प्रस्तुत करने के लिए किताब में कोई नक्शा बनाते हैं, मानचित्र बनाते हैं, उस फॉर्मेट में बनाने के लिए हम क्या बनाते हैं? मानचित्र बनाते हैं। मानचित्र क्यों बनाते हैं? पृथ्वी इतना विशाल आकृति की होती है, इस विशाल आकृति की हम छोटे स्वरूप में यदि समझना चाहें, छोटे स्वरूप में बनाना चाहें तो हम किसका बना देते हैं? मानचित्र बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? और मानचित्र बनाने के लिए हमें मापनी की आवश्यकता होती है। मापनी की आवश्यकता क्यों होती है हम डिटेल्स में अभी चर्चा करेंगे ही। एक मानचित्र क्या होता है वो थोड़ा समझ लीजिए। एक आपके होता है रेखाचित्र, एक होता है रेखाचित्र, एक होता है मानचित्र। मानचित्र रेखाचित्र होता है। तो रेखाचित्र जो है, रेखाचित्र आपके ऐसे ही आकृति को बना दिया, रेख या आरेख में बना दिया जाए। जैसे आपको बनाना है कि आपको भारत का नक्शा बनाना है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते पढ़ाते मेरे को लगा कि ये भारत का नक्शा आपको समझाना है, तो मैंने आपको भारत के नक्शा के स्वरूप में ये आपके सामने एक आयाम बनाया और मैंने कहा दिया कि ये भारत है। तो आप समझने के लिए, ठीक है, आप बता दो कि हाँ ये भारत का नक्शा जैसा ही दिखता है, तो ये एक रेखाचित्र हुआ। ये आपका मानचित्र नहीं है, रेखाचित्र है। मानचित्र क्यों नहीं है? क्योंकि ये वास्तविक सटीक जानकारी नहीं देता। मानचित्र वो होता है जो मानचित्र के आधार पर हम वास्तविक स्थिति की शुद्ध मापक का ध्यान बना सकते, शुद्ध माप का अनुमान लगा सके, वो होता है मानचित्र। यदि इसी रेखाचित्र में मैं इस पर मापक बना दूं, मापक या मापनी का उल्लेख कर दूं, यदि मापनी लिख देता हूं, तो मापनी यदि लिख देता हूं तो ये क्या बन जाएगा? मानचित्र बन जाएगा। और मानचित्र जब बन जाएगा तो ये वास्तविक दूरी, जैसे मानो मैंने यहाँ का ये जोधपुर है और ये दिल्ली है, और जोधपुर और दिल्ली के बीच में माना की दूरी कितने किलोमीटर है? 600 किलोमीटर दूरी है। कितने किलोमीटर की दूरी है? 600 किलोमीटर की। वास्तविक धरातल पर कितनी दूरी है? 600 किलोमीटर है। और मैंने यहाँ जो आपके बीच की दूरी, आप मानचित्र स्केल खींचोगे और आप देखोगे तो ये दूरी कितनी होगी? ये तो लगभग 6 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर दूरी ही होगी। मैंने ये मापनी के रूप में, आप मानचित्र देखते हो तो ऊपर मापक या मापनी लिखा हुआ, स्केल लिखा हुआ मिलता है, उस पर लिखा होता है जैसे कुछ दूरी हो तो हम मानते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर या 100 किलोमीटर है। 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर के बराबर है। हमने ऐसा माप नहीं लिख दिया, क्या लिख दिया? मापक लिख दिया। 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर है, तो हमने ये बना दिया और इसके बीच की 600 किलोमीटर दूरी है। मैं यहाँ मापता हूं तो ये स्केल मापने पर हमें पता चलता है इसके बीच की ये दूरी है वो 6 सेंटीमीटर दूरी ही है। कितने मीटर दूरी है? 6 सेंटीमीटर दूरी ही है। तो हम इससे अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि लिखा है 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर होता है, तो बताइए 6 सेंटीमीटर है तो ये कितने किलोमीटर दूरी होगी? 600 किलोमीटर दूरी होगी। तो हम इसे, जब हम एक मापनी के आधार पर, स्केल के आधार पर यदि कोई नक्शा बनाते हैं जो वास्तविक सटीक जानकारी प्राप्त करे, वो होता है मानचित्र। और बिना किसी ऐसे ही रेखाचित्र बना दिया उसको बोलते हैं रेखाचित्र। तो रेखाचित्र और मानचित्र में जो मुख्य अंतर होता है वो होता है मापनी का। मापनी, इसीलिए मापनी जब होगो, मापनी के आधार पर, स्केल के आधार पर कोई यदि नक्शा बनाया जाता है उसे मानचित्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मानचित्र। और मानचित्र क्या है, किस रूप में, क्या क्या तत्व है, हम डिटेल्स में नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत, जब मानचित्र भी आपके सिलेबस में दे रखा है, मानचित्र के बारे में जब बात करेंगे तब हम डिटेल्स में बात करेंगे ही। हम आज मापनी के बारे में बात करेंगे। तो मापनी, मानचित्र बनाने के लिए स्केल की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम आपके टॉपिक के अंदर क्या दे रखा है? स्केल
स्केल आपका टॉपिक दे रखा है। तो मापनी आप समझ गए, इसके होता क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है, वो हम डिटेल में भी चर्चा करेंगे। लेकिन आप ये समझो कि रेखा चित्र और मानचित्र में डिफरेंस जो पैदा करता है वो स्केल ही होती है। जो स्केल के आधार पर यदि अगर नक्शा कोई बनता है वो मानचित्र कहलाता है। तो मानचित्र की मापनी क्या है, मापनी के आधार पर जो नक्शा बन रहा है वो मानचित्र है। तो इसीलिए हमें पहले मापनी को समझना है अच्छे से कि मापनी क्या है। तो वही आपके सिलेबस में ही दे रखा है कि मापनी क्या है। ये तो हुई आपकी बैकग्राउंड की बात कि मापनी क्यों पढ़ रहे हैं, मापनी आपके सिलेबस में क्यों दे रखा है। तो मापनी की आवश्यकता क्यों है, मापनी की आवश्यकता क्यों है, आवश्यकता की यदि मैं बात करूं, पहले पहले समझ लें कि मापनी आपके सिलेबस में क्यों दे रखा है। ये तो आप समझ गए, क्योंकि आपको पृथ्वी की जो बड़ा विस्तृत स्वरूप है उसको छोटा नक्शे के रूप में बनाना है। और नक्शा बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, मापनी होना जरूरी है। मानचित्र बनाने के लिए, मानचित्र बनाने के लिए क्या चाहिए, मापनी चाहिए। मानचित्र इसलिए आवश्यकता होती है, मापनी की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि हम पृथ्वी है, पृथ्वी का क्या बनाना है, छोटा नक्शा बनाना है या छोटा स्वरूप बनाना है, द्विविमीय आकृति में प्रतिरूप बनाना है। पृथ्वी जितना मानचित्र आप बना नहीं सकते, पृथ्वी जितना मानचित्र संभव नहीं है, पृथ्वी जितना मानचित्र क्या नहीं है, संभव नहीं है। जितने पृथ्वी है उतना ही बड़ा मानचित्र बना दो तो वो संभव ही नहीं है। तो उसको छोटे रूप में बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, संभव नहीं। इसीलिए इसीलिए छोटे स्वरूप में, छोटे स्वरूप में मानचित्र मानचित्र बनाने के लिए, मानचित्र बनाने के लिए मापनी की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी, मापनी की आवश्यकता होगी। हमें उसी अनुपात में बनाना है लेकिन छोटे रूप में बनाना है। तो छोटे रूप में जब बनाओगे, शुद्धता के साथ में जब बनाना है तो हमें क्या चाहिए, मापनी चाहिए। दूसरा, नक्शा छोटे रूप में बनाना है इसलिए मापनी चाहिए। दूसरा, हमें शुद्ध मेजरमेंट बनाना है, शुद्ध मानक, शुद्ध व सटीक सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, मापनी ही चाहिए। सटीक जानकारी, सटीक जानकारी कैसे, यदि मैंने अभी बताया कि जोधपुर से लेकर दिल्ली के बीच की दूरी, वास्तविक दूरी कितनी है, 600 किलोमीटर है। और हम 600 किलोमीटर तो को नक्शा बना नहीं सकते, लेकिन एक नक्शे के माध्यम से हमें पहचान सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की कितनी दूरी है। तो हम यहाँ स्केल के माध्यम से नाप लें तो यहाँ आपके 6 सेंटीमीटर आ जाए, वो अपने हिसाब से। जो आपके बड़ा रेखा बना रहे हो तो बड़ा भी हो सकता है, यहाँ 12 सेंटीमीटर भी हो सकता है। अपनी जरूरत के हिसाब से आप जो नक्शा बना दी जाए और ऊपर स्केल लिख दी जाए तो वो हम माप के स्केल को पढ़कर हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस मानचित्र के अनुसार, इस स्केल के अनुसार वास्तविक दूरी कितनी है। सटीक व शुद्ध जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, मानचित्र बनाने के लिए मापने की जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं मापने की आवश्यकता क्यों है। दूसरा, बड़े स्वरूप को छोटे स्वरूप में प्रदर्शित करने के लिए अनुपातिक रूप में बनाने। जैसे आप जानते हैं कि पृथ्वी इतनी बड़ी है, इतने बड़ा तो नक्शा बना नहीं सकते हम। साधारण सा जैसे हमारा शरीर है इतना, हमें देखते हैं प्राचीन में देखते होंगे, अब तो मिलना मिलना हो गया, जब से रिलेशन करते हैं तो आपको एक फोटो भेजते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा दिखाई देता है या ये ऐसी दिखाई देती है। तो फोटो भेजते हैं तो आपकी फोटो कैसा है, आपकी प्रतिकृति होती है, लेकिन छोटे स्वरूप में होती है। आप इतना बड़ा विशाल 6x2 का शरीर, इतना विशाल शरीर है तो शरीर को छोटा सा स्वरूप क्या होता है, फोटो होती है। लेकिन फोटो भी वैसी ही आकृति की होती है जैसे आप दिखाई देते हैं। तो फोटो क्या है, छोटा स्वरूप है। छोटा स्वरूप मतलब विशाल आकृति को छोटे स्वरूप में प्रदर्शित करने के लिए हमें जिस अनुपात के साथ में उसको छोटा किया जा रहा है उसके लिए हमें क्या चाहिए, मापनी चाहिए। ये तो आपको समझ में आया कि मापनी क्या जरूरत है, कहाँ जरूरत है, ये तो समझ में आया। लेकिन सर आप बता रहे हो, लेकिन हम मापनी बता भी दो कि मापनी है क्या। आप काफी टाइम से मापनी मापनी करते जा रहे हो, स्केल स्केल करते जा रहे हो कि आवश्यकता क्या है, जरूरत क्या है, लेकिन मापनी होती क्या है उसको बताओ। मापनी ये होती है, मापनी के लिए यदि फॉर्मूला की बात करूं, सूत्र की यदि बात करूं तो मापनी का सूत्र ये होता है, स्केल लिख देता हूं। स्केल, स्केल क्या होता है, स्केल होता है मानचित्र पर या कागज पर बना रहे हैं तो लिखो कागज पर दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, दो बिंदुओं बिंदुओं के मध्य की दूरी, दो बिंदुओं के मध्य दूरी अपॉन
धरातल पर धरातल पर दो बिंदुओं के मध्य वास्तविक दूरी वास्तविक दूरी ये क्या कहा है कि कागज पर दो बिंदुओं के मध्य की दूरी अपॉन धरातल पर दो बिंदुओं के मध्य वास्तविक दूरी का अनुपात होता है। मतलब ये समझो, वास्तविक जो दूरी है और कागज पर हम जो दूरी बना रहे हैं, इनके मध्य दूरी का अनुपात ही क्या है? स्केल है, मापनी है। मापनी का सूत्र यही है। मापनी का सूत्र यदि बात करें, मापने का सूत्र क्या होता है कि दो बिंदुओं के मध्य की दूरी के अनुपात को ही, कागज पर दूरी, हम एक कोई मानचित्र बना रहे हैं, ठीक वैसे समझो कि हम यहाँ कोई नक्शा बना रहे हैं या मानचित्र बना रहे हैं, तो मानचित्र बना रहे हैं तो दो बिंदुओं की, ये कागज पर ही या फिर किसी पर आप बना रहे हो, मानचित्र पर बना रहे हो, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी है, वो दूरी कितनी है? माना कि ये 6 सेंटीमीटर है। कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। लेकिन ये दो बिंदुओं की वास्तविक दूरी है वो धरातल पर कितनी है? 600 किलोमीटर है। कितनी दूरी है? 600 किलोमीटर वास्तविक दूरी है। तो कागज पर दूरी और धरातल पर दूरी का अनुपात मतलब 6 सेंटीमीटर अपॉन 600 किलोमीटर, ये अनुपात जो आता है वही अनुपात ही क्या है? वही आपकी स्केल है। वही आपका क्या है? स्केल है या मापनी है। उसी को ही हम क्या बोलते हैं? मापनी बोलते हैं। तो सबसे पहले ही हमें पता होना चाहिए मापनी क्या होती है। कागज पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी अपॉन वास्तविक धरातल पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम बोलते हैं मापनी बोलते हैं। हम जितने भी, चाहे पृथ्वी का नक्शा बनाना हो, चाहे किसी देश का नक्शा बनाना हो, या फिर आप किसी छोटे से क्षेत्र, किसी जमीन का नक्शा बनाना हो, तो सब कुछ डिपेंड किस पे करता है? मापने पर ही करता है। आप अक्सर सा देखते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ, अभी तक समझ में नहीं आया, एक बार में समझ में आ जाएगा। पटवारी आता है, पटवारी आपकी जमीन को मापता है। पटवारी आप उसके पास में एक नक्शा बना हुआ होता है और उसमें स्केल बनी हुई होती है। वो स्केल के माप कर वो बताता है कि आपकी जमीन से यहाँ से लेकर यहाँ इतना फिट और इतना जरीब जमीन है। वो कैसे पता करेगा? वो स्केल को मापता है, नक्शा लेकर आता है, नक्शे पर मापता है, नक्शे पर वो होता है, उसको दो बिंदुओं के बीच की दूरी को मापता है और उसी दूरी के अनुपात में वो धरातल पर वास्तविक दूरी का आपको बता देगा। कैसे बताएगा? क्योंकि उस पर लिखा हुआ होता है कि कागज पर जो 2 सेंटीमीटर रेखा खींची है वो वास्तविक रेखा कितनी है। वास्तविक रेखा के अनुसार अपने हिसाब से नक्शा बना होता है। हो सकता है कि वो लिखा हो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, या 1 सेंटीमीटर बराबर 500 मीटर, कुछ भी लिखा जा सकता है। अपने हिसाब से जो जितना जैसा नक्शा बनाना है, जितनी जरूरत है, उस हिसाब से यहाँ पर अनुपात में वास्तविक दूरी को लिख दिया जाता है और आपके अनुपात में जैसा नक्शा बनाना है उस हिसाब से लिख दिया जाता है। तो ये दूरी मापकर, कागज पर दूरी मापकर वास्तविक धरातल की दूरी का अनुमान लगाया जा सकता है। इसीलिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? इसीलिए हमें मापने की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? मापने की जरूरत पड़ती है। तो मानचित्र बनाने के लिए मापने की आवश्यकता होती है। मापनी क्या होती है? मापनी कागज पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी और धरातल पर वास्तविक दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का अनुपात होता है। ये बात हमें समझ में आ गई? ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि मापने का सूत्र, मापने की पद्धति के रूप में बात करें, मापने के पद्धति के रूप में बात करें कि मापनी को किस रूप में, किस फॉर्मेट में, किस पद्धति के रूप में लिखा जाता है, मापनी को प्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो मापनी स्केल की पद्धति के रूप में बात करें तो पद्धति दो फॉर्मेट में होती है। एक होती है ब्रिटिश फॉर्मेट, अंग्रेजी फॉर्मेट, या ब्रिटिश, भारत के अंदर ब्रिटिश शासन था तो ब्रिटिश शासन, अंग्रेज शासन था तो अंग्रेजी पद्धति कह सकते हैं इसको, अंग्रेजी पद्धति। और एक पद्धति है वो मीट्रिक पद्धति, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होती है, मीट्रिक पद्धति। तो ब्रिटिश शासन था तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत किस प्रकार से आपको मैपनी के रूप में लिखा जाता था। भारत में पहले ब्रिटिश पद्धति को अपनाया जाता था, लेकिन 1957 के बाद में मीट्रिक पद्धति को अपनाया है। लेकिन अभी भी हम गांव में जाएं या फिर अपने बोलचाल की भाषा में देखा जाए तो क्योंकि अंग्रेज जो शासन लंबे समय तक था तो हमें ब्रिटिश पद्धति के रूप में ही हम बात करते हैं। तो ब्रिटिश पद्धति में क्या है? ब्रिटिश पद्धति के अंतर्गत हम बात करते हैं तो उसमें होता है दूरी को मापने के लिए हम मील, मील, फलांग, फलांग, गज, फीट, इंच,
या सूत। हालांकि सूत का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन सूत ऐसी भाषाओं की दूरी को मापने के लिए काम में लिए जाते हैं। आप अक्सर देखते हैं जमीन को मापने का पटवारी आता है कि सर हम कि इनके बीच, जमीन के दो बीच में है दूरी का एक सूत के बराबर फर्क नहीं रखेंगे, हम अच्छे से माप लेंगे। मतलब दूरी को प्रेजेंट कर रहा है। ये दूरी हमारे स्केल रूप में काम नहीं आएगी, क्योंकि छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई के रूप में काम ली जाती है वो इंच होता है। आप देखते हो इंच टैप देखते हैं, फिट गज में मापते हैं। आप प्लॉट के रूप में भी नक्शे देखते हो, जमीन के देखो कितने गज का प्लॉट है, आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं। अक्सर से आप सुना होगा फलांग सुना होगा और मील सुना होगा। मील की दूरी के रूप में मापते हैं। आप अक्सर से किसी स्थान के नाम जानते हैं, जैसे कि 8 मील, 9 मील, 54 मील, 44 मील, इस टाइप से गांवों के नाम मिल जाएंगे आपको। तो उसको वो मील क्या है, मील दूरी है, किसी सेंटर गांव है और सेंटर सिटी है, सेंटर सिटी से कितनी दूरी पर है कि वो आपके 8 मील दूरी पर है। तो 8 मील दूरी को उस पर लिख दिया कि 8 मील है, 9 मील है, 54 मील है, आप 48 मील है। ऐसे बहुत सारे आपको सर्च करने पर या आपने अनुभव किया हो तो आप देख सकते हैं। तो ये दूरी है जो है वो ब्रिटिश मेथड के हिसाब से दूरी को मापते हैं, और इसी अनुपात में इसको किस रूप से मापनी में प्रेजेंट करते हैं वो हम अच्छे से समझाने वाले हैं। क्वेश्चंस बनते हैं मीट्रिक पद्धति के रूप में, आप देखते हैं किलोमीटर के रूप में, हेक्टामीटर के रूप में। जैसे किलोमीटर, किलोमीटर आप देखते ही हैं कितने किलोमीटर का दूरी है, किलोमीटर है, हेक्टामीटर है, डेकामीटर है, मीटर, डेसीमीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर। ये दूरी आप अक्सर सा सुनते हैं। तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए। जानकारी क्यों चाहिए? क्योंकि हमें छोटा नक्शा जब छोटा करना है, जिस स्केल के साथ में करना है या बड़ा करना है, तो उस स्केल के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि कितने किलोमीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, कितने मीटर होते हैं, किलोमीटर में कितने हेक्टामीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, कितने सेंटीमीटर होते हैं। उस स्केल जब हमें मालूम होगा तभी तो हम अनुमान लगा पाएंगे ना कि किस हिसाब से। जो मानचित्र पर हम 1 सेंटीमीटर दूरी खींची तो वास्तविक धरातल पर वो दूरी कितने किलोमीटर में होगी। तो हमें सेंटीमीटर और किलोमीटर का जब रेशियो पता होगा, किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं, तब हम उसको नक्शे को अच्छे से समझ पाएंगे और मानचित्र को बना पाएंगे। ठीक इसी प्रकार ब्रिटिश पद्धति के रूप में भी आ सकता है कि आपके यहाँ दूरी की हो कि 1 इंच दूरी है, वो वास्तविक धरातल पर 14 मील है। वास्तविक दूरी कितनी है धरातल पर? धरातल पर 14 मील है, कागज पर कितनी है? 1 इंच है। तो आप उस मानचित्र को किस प्रकार से पढ़ोगे या किस प्रकार से उसको समझोगे? तो ये पता होना चाहिए 1 इंच के अंतर्गत कितने मील होते हैं या मील के अंतर्गत कितने इंच होते हैं। ये रेशियो जब पता होगा तभी आप उसको मानचित्र को बना पाएंगे। तो आपके बना पाने का क्या मतलब है सर? हाँ, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? तो इससे आपके एग्जाम्स में बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो हम समझेंगे पहले कि इसको किस प्रकार से एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है और किस तरीके से ये एक दूसरे से आपके लिंक होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें ब्रिटिश पद्धति की। किस पद्धति की बात करें? ब्रिटिश पद्धति की। ब्रिटिश पद्धति की एकदम हम जीरो से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल समझना, ध्यान रखना, आराम से पढ़ना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यदि बात करूं तो आप सबसे छोटी इकाई के रूप में सूत होता है, तो आपके 8 सूत, 8 सूत बराबर 1 इंच होता है। 8 सूत बराबर क्या होता है? 1 इंच होता है। हालांकि ये सूत वाली इकाई है वो आपके काम में नहीं ली जाती है, लेकिन मैं आपको बता दूं सूत, सूत कितना होता है या इंच कितना होता है। इंच के बारे में यदि अनुमान लगाना चाहें, इंच होता है 2.54 सेंटीमीटर। कितने होता है? 2.54 सेंटीमीटर का क्या होता है? इंच होता है। लेकिन दोनों स्केल आपस में लिंक करने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से समझ लोगे। हम बता रहे हैं 1 इंच के रूप में, आपको मैंने सबसे छोटी इकाई के रूप में बता दिया है। इसके बारे में अनुमान लगाना आप यदि जान गए हैं तो फिर आपको फिर घबराने की जरूरत नहीं है। ये आप समझ लो पहले कि ये होता है, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से समझ आए कि इंच का मतलब क्या है। 1 इंच का मतलब 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होती है, जो 8 सूत के बराबर होती है। सूत क्या होता है? धागा होता है ना, धागा, धागे के रूप से पहले मापते थे कि ये 8 सूत बराबर का 1 इंच होता है। अब धागे का कैसे अनुमान लगाए कि धागा कितना होता है? तो धागा के अनुमान लगा लीजिए, 2.54 सेंटीमीटर के अंतर्गत 8 का भाग दे दोगे तब आप 1 सूत का माप आ जाता है। 8 सूत बराबर 1 इंच होता है। तो ये आपके एग्जाम्स के ओरिएंटेड कहीं नहीं पूछा जाएगा, ये भी नहीं पूछा जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि 1 इंच कितने बराबर होता है, बस इसीलिए आपको बताया है। अब आपको पता क्या होना चाहिए वो आपको मैं थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं। आपको क्या पता होना चाहिए, उस फॉर्मेट को एक बार इसको
ये साइड में रख देता हूँ मैं थोड़ा छोटे रूप में, ठीक। अब समझिए ब्रिटिश पद्धति अंग्रेजी पद्धति के रूप में सबसे पहले समझिए कि आपका 12 इंच 12 इंच 12 इंच कितने होता है? 12 इंच बराबर एक 12 इंच बराबर 1 फीट होता है। 1 फुट बोलते हैं, एक को फुट बोला जाता है, बाकी बहुवचन है तो फिट बोला जाता है। 1 फुट के अंतर्गत कितने इंच होते हैं? 12 इंच होते हैं। और 3 फीट 3 फीट बराबर 1 गज होता है। 1 गज के अंतर्गत कितने फुट होते हैं? 1 गज के अंतर्गत 3 फीट होते हैं और 1 फुट के अंतर्गत 12 इंच होते हैं। ये आपको समझ में आया? ठीक। नेक्स्ट, यदि हम बात करें तो 220 गज 220 गज बराबर 1 फलांग होता है। 1 फलांग होता है। 220 गज बराबर 1 फलांग होता है। और 8 फलांग 8 फलांग बराबर 1 मील होता है। ये समझ लीजिए आप। क्या 12 इंच के बराबर 1 फीट होता है? मतलब 1 फुट के अंतर्गत कितने इंच होते हैं? 12 इंच होते हैं। और 3 फीट बराबर क्या होता है? 1 गज होता है। 220 गज बराबर 1 फलांग होता है और 8 फलांग बराबर 1 मील होता है। बहुत बेसिक है, समझ में आ गया। ये आपको यदि फॉर्मेट समझ में आ गया है तो आप इसको अब क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में? आप इसको एक दूसरे में कन्वर्ट कर कर आप अच्छे से क्या कर सकते हो? इसको अच्छे से आप समझ सकते हो कि 12 इंच बराबर 1 फुट, 3 फीट बराबर 1 गज, 220 गज बराबर 1 फलांग, 8 फलांग बराबर 1 मील होता है। 1 सेकंड के लिए काम नहीं कर रही है तो भी आसान करो। तो देखिए, तो हम अब क्या समझने वाले हैं? इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, याद कैसे करना, उसको समझने वाले हैं। तो समझिए, सबसे पहले आप इसको एस रूप में समझना, इसको चेंज कैसे करते हैं उसको समझ लो। बाकी आपको थोड़ी बहुत मैथ आती है तो फिर आप इजी वे से समझाने की जरूरत नहीं है। 1 मील के अंदर फलांग इंच कितने होंगे आप कन्वर्ट कर लोगे, गुणा करोगे तो समझ में आ जाएगा। 1 फलांग में कितने फीट होते हैं या 1 गज के अंदर कितने इंच होते हैं, वो आप इजी वे से मैथमेटिक्स थोड़ी सी फॉर्मेट आता तो आप कर लोगे। आपको ये पता होना चाहिए बस। लेकिन हम चेंज करवाना सिखा रहे हैं, थोड़ा सा सिखा दें। सबसे पहले आप लिखना है, जैसे कि आप लिखो मील। सबसे पहले मील 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 से जस्ट छोटी इकाई होती है फलांग। फलांग और फलांग से जस्ट छोटी इकाई यदि बात करें तो आपके है गज। गज से छोटी इकाई की बात करें तो आपको होगा फिट। और फिट से छोटी इकाई की बात करें तो होगा इंच। क्या होगी? इंच। तो आप जानते हैं कि 1 मील मील के लिखा हुआ है, तो 1 मील बराबर कितना होता है? 1 मील में 8 फलांग होते हैं। 1 मील में कितने फलांग होते हैं? 8 फलांग होते हैं। और 1 फलांग के अंतर्गत गज कितने होते हैं? 220 गज होते हैं। हमने यही कहा, उसको कन्वर्ट कैसे करना उसको सिखाने के लिए हिसाब से मैं थोड़ा समझा रहा हूं। 1 मील में 8 फलांग और 1 फलांग में 220 गज होते हैं। और 1 गज के अंतर्गत आप जानते हैं कितने फीट होते हैं? 3 फीट होते हैं। 1 गज के अंतर्गत 3 फीट होते हैं। और 1 फीट के अंतर्गत कितने इंच कितने होंगे? 1 फीट के अंतर्गत 12 इंच होते हैं। सिंपल सा। मैंने इसी चीज को केवल इस रूप में लिखा है। अब हम पूरा एकदम डाटा इसको फिलअप करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे वो देखिए एक बार के लिए। ठीक है, देखिए, एक उल्टा शुरू करें कि जैसे 1 फीट बराबर 12 इंच होता है तो 3 फीट बराबर कितने इंच होगा? 12 × 3, 12×3 = 36। तो यहां पर लिख सकते हैं 36 इंच होते हैं। मतलब 3 फीट बराबर कितने होगा? 36 इंच। 1 फीट के अंतर्गत कितने इंच है? 12। तो 3 फीट के अंतर्गत कितना होगा? 3 × 12 गुणा करोगे 36 आ जाएगा। सिंपल सा, समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आ गया ना आपको कि 1 फीट के अंतर्गत 12 इंच है तो 3 फीट के अंतर्गत कितना होगा? 36 होगा।
सीधी सी बात, इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो 3 फीट बराबर क्या होता है? 3 फीट बराबर 1 गज होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 गज बराबर 3 फीट और 1 गज बराबर 36 इंच। मतलब 1 गज के अंतर्गत इंच कितने होते हैं? 36। समझ में आ गया? ठीक है, फिर देखिए, यदि 1 गज के अंतर्गत कितने? 3 फीट है, तो 220 फीट के अंतर्गत कितने गज फीट होंगे? 1 गज में 3 फीट है, 220 में कितने होंगे? तो 220 में सीधा से 3 से 220 से गुणा कर लो, तो कितना आएगा? 0 6 6 660 फीट हो जाएगा। 1 गज में 3 फीट है, तो 220 गज में कितने होंगे? 660। सीधा सा कंसेप्ट समझ में आ गया? ठीक है, यदि इंच की बात करें, 1 फीट में 12 इंच, 3 फीट में 36 इंच, तो 660 फीट के अंतर्गत कितने इंच होंगे? जो 660 इंटू 12 कर लो, तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सीधा आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना आएगा? डायरेक्ट मैं आपको लिख देता हूं, 7920 7920 इंच आ जाएगा। कैसे आया? सिंपल सा, 1 फीट के अंदर 12 इंच होते हैं, तो 3 फीट के कितने इंच होंगे? 36 इंच होंगे। तो 1 फीट में 12 इंच हो रहे हैं, तो 660 फीट के अंतर्गत कितने इंच होंगे? तो 660 गुणा 12 करोगे तो 7920 आपका इंच आ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके 220 गज में कितने इंच होते हैं? 7920 इंच होते हैं। 660 फीट के अंदर कितने इंच होते हैं? 7920। और एक फलांग के अंतर्गत कितने होते हैं? 7920 इंच होते हैं। ये हम मल्टीप्लाई करके समझ रहे हैं, आपको याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं, केवल आप इतना सा याद करोगे तो आप उसको आंसर को क्या कर दोगे? निकाल दोगे। ठीक वैसे ही एक फलांग बराबर 220 होता है, तो 8 फलांग का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 8 फलांग से 8 से 220 से गुणा करोगे तो आपका आएगा 1760 आ जाएगा। गुणा कर लीजिए आप एक बार। 8 0 8 दूनी 16, एक असल का 8 दूनी 16 और 17, मतलब कितना आ जाएगा? 1760 गज। मतलब एक फलांग के अंतर्गत 220 गज होते हैं, तो 8 फलांग में कितने होंगे? 1760 गज होंगे। ठीक, तो एक गज के अंतर्गत 3 फीट होते हैं, तो 220 गज में कितने होंगे? 660 होंगे। तो 1760 गज के अंतर्गत फीट कितने होंगे? 1760 गुणा 3। 1760 गुणा 3 करोगे तो कितना आएगा? 17 3 51 और आपके 60 है तो 6 3 18, मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 5280। 5280 फीट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5280 फीट। मतलब क्या? 3 से करो, 3 0 6 3 18, 1 7 3 21 1 22 और 3 एकम 3 और 2 5, 5260 फीट आ जाएगा। मतलब एक फलांग में 220 गज, तो 8 फलांग में 1760। ठीक, एक गज के अंतर्गत 3 फीट, 220 गज के अंतर्गत 660, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1760 गज के अंतर्गत 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 5280 फीट। इसी प्रकार यदि इंच में इसको कन्वर्ट करना चाहें तो आपका आ गया 63,360। इतना आ जाएगा 63,360। कैसे आएगा? एक फीट के अंतर्गत 12 इंच होते हैं, तो 5280 फीट के अंतर्गत कितने इंच होंगे? 5280 गुणा 12 करोगे तो 63,360 इंच आ जाएगा। तो अभी तक हमने क्या समझ लिया है? अभी तक जो हमने समझा है वो आप समझिए, इधर ध्यान दीजिए। हमने इसके एक मानचित्र पूरा एकदम आपका सारणी बना दिया है, उसके माध्यम से समझिए। एक मील में 8 फलांग होते हैं, एक मील में 1760 गज होते हैं, एक मील में 5280 फीट होते हैं, एक मील के अंदर 63,360 इंच होते हैं। आपको याद रहे ना रहे, बाकी वाली चीजें ये याद रख लेना। एक तो कितना? 63,360 इंच। एक मील के अंतर्गत कितने इंच होते हैं? 63,360। हालांकि क्वेश्चंस असिस्टेंट प्रोफेसर के अंतर्गत पूछा है, एक मील बराबर कितने फीट होता है, फीट के रूप में कन्वर्ट करने के पूछा है। मतलब बराबर होता है, एक मील लिखो या 5280 फीट लिखो या 6300
63,360 इंच लिखो, बराबरी बात है, सेम ही बात है। उसको कन्वर्ट करके क्वेश्चन पूछा था, इसीलिए आपको मैं बता रहा हूं, इसको कन्वर्ट करना आना चाहिए। बस आपको थोड़ी सी मैथ आती है, यदि ये आपको मालूम है तो आप कन्वर्ट करना पता कर सकते हो, आराम से पता कर सकते हो कि किस प्रकार से कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करना मैंने सिखा दिया है। एक मील के अंतर्गत 8 फलांग होते हैं, और एक फलांग के अंतर्गत 220 गज होते हैं, और एक गज के अंतर्गत 3 फीट होते हैं, और एक फीट के अंतर्गत 12 इंच होते हैं। यदि हम उसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक मील के अंदर 8 फलांग, एक मील के अंतर्गत 1760 गज आएंगे, एक मील के अंतर्गत 5280 फिट आएगा, और 63,360 इंच होगा। ठीक इसी प्रकार से एक फलांग के अंतर्गत 220 गज, 660 फीट और 7,920 इंच होता है एक फलांग के अंतर्गत। एक गज के अंतर्गत 36 इंच होते हैं, एक गज के अंदर 3 फीट होता है, और एक फीट के अंतर्गत 12 इंच होते हैं। बस ये स्केल आपको थोड़ा सा समझना है और ये आपको याद रखना है। और सबसे बड़ी इकाई के रूप में आपको मील, फलांग, गज, फीट और इंच, इसके बारे में आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। इंच कितना होता है, इंच टैप से आपको अनुमान नहीं है तो मैं बता दूं, इंच 2.5 सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर को हम अच्छे से पता है क्योंकि हम देखते हैं बीटीसी स्केल, क्योंकि हमने आपके ये बीटीसी स्केल पहले 1957 से पहले यही स्केल चलती थी, बाद में मीट्रिक स्केल प्रारंभ हो चुकी है, तो क्वेश्चंस यहाँ से भी बनता है। तो ये आपको समझ में आ गया है। तो फिर अब हम बात करें आपकी मीट्रिक पद्धति की। मीट्रिक पद्धति की में किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है, मीट्रिक पद्धति। मीट्रिक पद्धति में हम इसको अनुपात में रूप में लिखेंगे, अनुपात में रूप में इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए ये एग्जाम में हम क्यों, इसका जरूरत क्यों है ब्रिटिश पद्धति के रूप में। जैसे मानचित्र पर आप क्या बना दिया, मानचित्र पर मापनी है वो आपकी ये है कि 1 इंच बराबर आपका कितना है, 1 इंच बराबर 4 मील है। 1 इंच बराबर कितना मील, 4 मील। ये आपके क्या दे रखा है, ये आपके मापनी दे रखा है, मापक दे रखा है, स्केल दे रखा है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 इंच बराबर 4 मील है, तो ये कितने इंच हुआ, तभी तो आप अनुमान लगा पाओगे ना कि किस प्रकार से स्केल को छोटा करना है, इस स्केल को बड़ा करना है, इस मानचित्र को छोटा करना है। तो कैसे करोगे, जब इसको एक दूसरे में कन्वर्ट करना आपको नहीं आएगा तो फिर आप कैसे करोगे। तो अब आपको पता है कि 1 मील बराबर 63,360 इंच होता है, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके इंच में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर आ जाएगा कि 1 इंच वो वास्तविक दूरी है, वो धरातल पर वास्तविक दूरी कितनी है। तो इस प्रकार से समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इस स्वरूप को किस रूप में चेंज किया जाता है। नेक्स्ट हम मीट्रिक पद्धति के रूप में देखा जाए तो मीट्रिक पद्धति के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि सीधा डायरेक्ट बता के ही बता देता हूं, डायरेक्ट करने के फॉर्मेट में ही बता देता हूं। जैसे किलोमीटर, किमी लिख दूं या किलोमीटर लिख लेता हूं, बिल्कुल जिनको पता नहीं है, किलोमीटर, किलोमीटर, हेक्टामीटर, हेक्टामीटर, इसी प्रकार से डेकामीटर, डेकामीटर। ये बहुत ईजी है, केवल ध्यान में रखना है बस। मीटर, डेसीमीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर, सेमी लिख दिया मैंने, सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से ये यूनिट चलती है। तो 1 किलोमीटर के अंतर्गत आपका 10 हेक्टामीटर होता है। 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर, और 1 हेक्टामीटर के अंतर्गत 10 डेकामीटर होता है, और 1 डेकामीटर के अंतर्गत 10 मीटर होता है, और 1 मीटर के अंतर्गत 10 डेसीमीटर होता है, और 1 डेसीमीटर के अंतर्गत 10 सेंटीमीटर होता है। बस सिंपल सा गणित है, इसमें ज़्यादा कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें क्या कहा है, इसको वापस से ध्यान दो। हमने ये कहा है कि 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर, और 1 हेक्टामीटर में 10 डेकामीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ आप बहुत सिंपल तरीके से इसको कन्वर्ट कर पाओगे। तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर कितने होंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 सेंटीमीटर आ जाएंगे। और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, तो 10 मीटर में 100 डेसीमीटर, और 1000 सेंटीमीटर। 100 से 10 से गुणा करो तो 1000 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं, तो 10 डेकामीटर में 100 मीटर, और
100 मीटर के अंतर्गत कितने आपके डेसीमीटर आएंगे, तो 1000, और 1000 डेसीमीटर के अंतर्गत कितने आ जाएगा सेंटीमीटर, तो सीधा सीधा गुणा लगाना है, 0 से गुणा करना है। तो हेक्टामीटर की बात करें, 1 हेक्टामीटर में 10 डेकामीटर, तो 10 हेक्टामीटर में 100 डेकामीटर हो जाएगा, और 1 डेकामीटर में 10 मीटर होता है, 10 डेकामीटर में 100 मीटर होता है, तो 100 डेकामीटर में कितना हो जाएगा, 100 मीटर में 1000 हो जाएगा, यहाँ पर 10,000 हो जाएगा, और यहाँ पर आपके 5 जीरो आ जाएंगे, 1,00,000 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या मतलब हुआ यहाँ का, इसका मतलब क्या हुआ सर, मतलब बहुत इजी है, समझाने के दृष्टिकोण से समझा देता हूँ, वापस से समझा देता हूँ। क्या है, देखो 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर होता है, 10 है, और 1 किलोमीटर में 100 डेकामीटर होते हैं, 1 मीटर में 1000 मीटर होता है, ये तो आपको पता है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, और 1 किलोमीटर में 10,000 डेसीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होता है। ये आपको जरूर याद रखना है, डायरेक्ट ही कई बार क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करता है। 1 किलोमीटर में 1,00,000 क्या होता है, सेंटीमीटर होते हैं, 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर के अंतर्गत कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये तो हमें पता ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। हमें ये सब इतने सारणी हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप तो पिछली बार जो बताया था उसको छोटे रूप में बता दीजिए, बस छोटे रूप में बता दूं, तो छोटे रूप में लिख लीजिए आप, सिंपल सा ये लिखिए, देखो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर होता है, 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर, और 10 डेसीमीटर 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, 1 मीटर होता है, और 10 मीटर 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर होता है, डेकामीटर होता है, ये ध्यान रखना। और 10 डेकामीटर 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टामीटर होता है, 1 हेक्टामीटर होता है, और 10 हेक्टामीटर 10 हेक्टामीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर होता है। बस ये ध्यान रख लेना, ये याद रख लोगे तो ये आपको बहुत इजी वे से आप इसको कन्वर्ट कर लोगे। हमें पता है सर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ये तो हमें पता है कि कहाँ गया, 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ये हमें पता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये 2 यूनिट तो सबको पता होती है, अमूमन सबको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर में 100 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो बताइए 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर कितने होंगे, 100 इंटू 1000 कर लो, 1,00,000 आ गया। बस ये यूनिट याद रह गई, तो ठीक है, ये याद रह गई तो बाकी वाला आप कन्वर्ट कर लोगे। ठीक, दूसरा याद रखना, किलोमीटर से छोटी कई हेक्टामीटर, हेक्टामीटर से छोटी कई डेकामीटर, डेकामीटर से छोटी कई मीटर, मीटर से छोटी कई डेसीमीटर, डेसीमीटर से छोटी कई सेंटीमीटर होती है। ये याद रखना, बस 10 से मल्टीप्लाई करते जाओ, सब आपके एकदम इजी वे से आ जाए। 1 10 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 10 100 1000 10,000 और लाख, सीधा आपको इजी वे से आपको क्या हो जाएगा, याद भी हो जाएगा और कन्वर्ट आप अच्छे से कर लोगे। बस ये याद रखना है, बस ये कितना होता है, तो सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर और किलोमीटर, ये इतना आप याद रख लोगे, थोड़ा सा याद रख लोगे, तो आपको क्वेश्चंस एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चंस आएगा आप बहुत अच्छे से क्या कर पाओगे, हल कर लोगे। दूसरे ब्रिटिश पद्धति के अंतर्गत मील, फलांग, गज, फीट और इंच के रूप में आप कई बार ऐसे याद करवाने के लिए ऐसे लिख दिया जाता है एम एफ जी एफ और आई, एम एफ जी एफ आई, एम एफ जी एफ आई, जी एफ आई, जी एफ आई, आप कैसे भी याद रख लो अपने हिसाब से, जी एफ एम एफ जी एफ आई, एम एफ, एम यानी मील, फलांग, गज, फिट और इंच के रूप में आप इसको याद रख लो और इसको आप अच्छे से याद रख लो। बस ये याद रख लिया आपने,
अच्छे से, तो फिर आपके क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, बहुत इजी हो जाएंगे। हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत अच्छे से करने वाले हैं, लेकिन आपको इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखने के प्रदर्शन के हिसाब से यदि हम देखें, मापनी के प्रकार को देखें, मापनी के प्रकार, मापनी के प्रकार, यदि आपको इतना समझ में आ गया है, कर लेना, आप याद कर लोगे तो नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम उसको बहुत अच्छे से प्रश्नों के माध्यम से इसको आपको हल करना बता देंगे कि एग्जाम में प्रश्न आता है, प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना है और किस प्रकार से पूछा जाएगा। बस जो बताया है वो एक बार याद कर लो, आप जीरो से कर रहे हो तो इसलिए कह रहा हूँ। पहला आपको प्रदर्शन के आधार पर एक होती है कथनात्मक, कथनात्मक मापनी, कथनात्मक। दूसरा होती है निरूपक भिन्न के रूप में, निरूपक, निरूपक भिन्न के रूप में, या फिर आपको कहीं पर लिखा होता है RF, RF लिखा हुआ मिलता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्रैक्शन। और तीसरा है आले की विधि। कौन सी विधि है, आले की। ये प्रदर्शन मापनी को कैसे लिखते हैं, मापनी को लिखने का तरीका के रूप में बात कर रहा हूं मैं, इसके आधार पर मापनी को मानचित्र में किस प्रकार से लिखा जाता है, उसके आधार पर हम उसको विभाजन को बात कर रहे हैं। ठीक। तो कथनात्मक विधि में किस प्रकार से लिखते हैं, जब मानचित्र बनाते हैं, मानचित्र को, मानचित्र का मतलब, मापनी का मतलब क्या है, मापनी का मतलब यह है कि अनुपातिक भिन्न है, मतलब जो कागज पर, जो वास्तविक कागज पर जो दूरी है, जो धरातल पर वास्तविक दूरी के किस अनुपात में है, उसी को हम क्या कहते हैं, मापनी कहते हैं। तो कथनात्मक इस प्रकार से पैमाना जो लिखा जाता है, मानचित्र है उसके ऊपर पैमाना लिखा जाता है, पैमाना, या फिर कहीं पर आपको मापक लिखा हुआ मिलता है, कहीं पर आपको स्केल लिखा हुआ मिल सकता है, कहीं पर आपको मापने लिखा हुआ मिल सकता है। ये एक ही बात है, चारों क्या है, एक ही बात है। तो मानचित्र होता है, मानचित्र पर ऊपर जो पैमाना लिखा है वो किस रूप में, किस प्रकार से लिखा जाता है, उसको तीन भागों में बांटा जा सकता है। उसको पहला होता है कथनात्मक। कथनात्मक का मतलब होता है डायरेक्ट कथन के रूप में लिखा हुआ मिलता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, इस रूप में, इस फॉर्मेट में लिखा हुआ मिल सकता है। ये कथन के रूप में, कथन ने कह दिया है कि सेंटीमीटर बराबर किलोमीटर है। या इस रूप में आ सकता है कि 1 इंच बराबर 2 मील, ये लिखा हुआ मिल सकता है। इस टाइप से आपको लिख दिया जाता है, तो आप उससे अनुमान लगा लेते हैं कि इसकी कागज पर जो दूरी है वो कितनी है और वास्तविक दूरी कितनी है। इस रूप में आप फॉर्मेट में आप मिल सकता है। अन्य फॉर्मेट भी मिल सकता है, जैसे 1 इंच बराबर आपके 4 फलांग, ये भी लिखा मिल सकता है। किसी भी फॉर्मेट में लिखा आ सकता है, ये ध्यान रखो। लेकिन महत्वपूर्ण है, जब कथनात्मक विधि होगी तो इसमें लिखा हुआ मिल जाएगा, पीछे लिखा हुआ मिलता है। निरूपक भिन्न होती है, RF, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है, इसमें लिखा हुआ नहीं मिलता है, इसको अंश व हर के रूप में लिखा मिलता है, अंश बटा हर, इस फॉर्मेट में लिखा हुआ मिलता है। अंश, अंश अनुपात में क्या होता है, भिन्न के रूप में होता है। और अंश हमेशा होता है, हमेशा अंश एक ही होता है। अंश का मान यदि बात की जाए, अंश का मान हमेशा क्या होता है, अंश का मान हमेशा एक दिया रखा होता है, एक दिया रखा होता है। लेकिन इसके पीछे क्या होता है, इसके पीछे मात्रक नहीं लगाता है, क्या किस रूप में है, इंच है, किलोमीटर है, वो लिखा हुआ नहीं मिलता है। केवल आपको क्या लिखा मिलेगा, अंश हर फॉर्मेट में लिखा मिलेगा, लेकिन उसका मान, अंश का जो मान होगा हमेशा एक होगा। इसमें किस प्रकार से लिखा जाएगा, लिख के बताओ सर। इसमें लिखा होता है 1 अनुपात, आपके लिखा हुआ मिल सकता है 63,360। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिस मात्रक के साथ में अंश लिखा होगा उसी मात्रक के साथ में क्या लिखा हो सकता है, उसी मात्रक में, उसी यूनिट के अंतर्गत ही आपका हर भी लिखा हुआ मिलेगा। मतलब ये पढ़ने के हिसाब पर डिपेंड करेगा किस हिसाब से है। इसको जैसे यहाँ ब्रिटिश पद्धति से है तो एक, ये इंच है, इसका मतलब 1 इंच है, और 1 इंच है तो ये भी यूनिट क्या होगी, इंच में ही होगी। तो ये 1 इंच बराबर 63,360 है। मतलब कागज पर जो 1 सेंटीमीटर रेखा खींची गई है या 1 इंच रेखा खींची गई है वो धरातल पर 63,360 इंच है। इसका कहने का मतलब ये होता है। ठीक। और जैसे यहाँ लिखा ना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, मतलब कागज पर 1 सेंटीमीटर है और धरातल पर 1 किलोमीटर है। यहाँ लिखा है 1 अनुपात में 63,360, जो कागज पर ये दूरी है और धरातल पर ये दूरी है, दोनों सेम इकाई के रूप में। यहाँ इकाई चेंज कर दिया लेकिन यहाँ इकाई क्या है, सेम ही है। तो आपको समझना है। या फिर लिख सकता है 1 अनुपात आपके, ये लिख दिया, मतलब क्या हुआ, ये लिखा है कि 1 सेंटीमीटर है तो धरातल पर 1 लाख सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है तो 1 लाख सेंटीमीटर है। इसका मतलब
ये हो गया। इस प्रकार से लिखा हुआ यदि मिलता है तो इसे निरूपक भिन्न बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा 1:1,00,000 निरूपक भिन्न दे रखा है, तो बताइए ये वास्तविक दूरी कितनी है, किलोमीटर में दूरी कितनी है। तो आपको इसीलिए वो आपको पता होना चाहिए, ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होगा, ये इंच में है तो ये भी इंच में होगा। तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। या 1 सेंटीमीटर बराबर 1,00,000 सेंटीमीटर है, तो आपको 1,00,000 सेंटीमीटर कितने बराबर होता है, आपको पता है 1,00,000 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। 1,00,000 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, ये आपको पता है। 1,00,000 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। या फिर इसको एस फॉर्मेट में भी लिख सकता है, किलोमीटर ना देकर आपको दे सकता है 10 हेक्टामीटर दे सकता है। 1,00,000 सेंटीमीटर बराबर 1 हेक्टामीटर होता है। तो ये एस टाइप से एक प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न ऐसे भी पूछा जाएगा, कथनात्मक दे रखा होगा, उसको निरूपक भिन्न में बदलना है, तो हम आपको सिखा देंगे। अभी आप तो केवल इतना ही समझना है कि कथनात्मक ऐसे लिखा जाता है, निरूपक ऐसे लिखा जाता है, निरूपक से कथन में किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं, कथनात्मक से निरूपक में किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ये हम आपको नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत प्रश्नों के माध्यम से जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपको सिखाएंगे। ठीक, आपको अभी समझिए कि कथनात्मक मापनी क्या होती है, निरूपक भिन्न क्या होती है। नेक्स्ट आलेखी भिन्न होता है। इसके अंतर्गत जो ये दे रखा है वो स्केल के फॉर्मेट में कैसी बनती है, तो स्केल बनाकर आपको कई बार बता दिया जाता है। स्केल बना दी जाती है। स्केल के 2 स्वरूप होता है, एक इसको गौण स्केल बोलते हैं, यहाँ पर 0 लिखे मिलेगा, यहाँ पर गौण मिलेगा, और गौण मतलब छोटी स्केल के रूप में, और स्केल आपके इस प्रकार से बनी हुई होती है। यहाँ पर लिख दिया जाता है कई बार, जैसे 1 2 3 4, और यहाँ पर आप देखोगे तो आपको छोटी छोटी स्कूल में बनेगा 1, या 1 ना लिखकर यहाँ लिख दिया जाता छोटी स्केल में, जैसे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर देख सकता है 8 फलांग, यहाँ क्या दे दिया 8 फलांग, छोटी स्केल के रूप में 8 फलांग। और यहाँ लिखा मिल जाएगा आपको मील, क्या लिखा मिल जाएगा, मील। ये स्केल के फॉर्मेट में हो गया। क्या मतलब हो गया, मतलब 1 मील के अंतर्गत, ये मील की दिखा रहा है, 1 मील में कितने फलांग होते हैं, 8 फलांग होते हैं। तो इस स्केल के अंतर्गत आपको पढ़ के दे दिया जाता है, जैसे यहाँ पर जैसे 3 है तो आपको दे दिया जाएगा, जैसे यहाँ से यहाँ के बीच की स्केल के बीच में माप मेजरमेंट करना है, तो यहाँ लिख दिया जाता है कि 3 मील, और यहाँ स्केल है तो 2 क्या, 1 2 या 3 के रूप में ले, 3 फलांग। इसका मतलब क्या हुआ, 3 मील और 3 फलांग इस रूप में हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, 1 इंच बराबर 3 मील और 3 फलांग के बराबर है। इस टाइप से नक्शा बनाकर आपको स्केल दे दी जाती है, और स्केल के आधार पर आपको मेजरमेंट करना है कि यहाँ पर 1 इंच है वो कितनी दूरी के बराबर है, और वो स्केल बनाकर आपको दे देगा और यहाँ लिख देगा। इस टाइप से स्केल बना देगा, स्केल बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर देगा, और उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। तो आपको आना चाहिए 1 इंच बराबर 3 मील 3 फलांग के बराबर होती है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन बहुत मुश्किल से बनता है। ये ग्रेजुएशन लेवल का आपका प्रैक्टिकल भूगोल के अंतर्गत सिखाया जाता है किस प्रकार से मापनी को बनाना है। आपके 12th लेवल का ही है, तो क्वेश्चंस यहाँ से बहुत अच्छे आते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। ये वाला आपके कम बनेगा, क्वेश्चन बनेगा, लेकिन हालांकि समझा देंगे आपको थोड़ा सा कि इसके फॉर्मेट दे रखा होता तो किस प्रकार से समझा जाता है। ये ग्रेजुएशन बी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत ये आपके सिलेबस के अंतर्गत प्रैक्टिकल दे रखे होते हैं, लेकिन आपके 12th लेवल का ही प्रैक्टिकल पूछा है। तो प्रैक्टिकल 12 लेवल में कथनात्मक और निरूपक भिन्न के रूप में बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, और 100% क्वेश्चंस बनते हैं। 2 क्वेश्चंस पक्के क्वेश्चंस बनने हैं, अधिकांशतः यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी वाले क्वेश्चंस बनते हैं जो अभी तक पढ़ाया है, उसको किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे, हम प्रश्नों के बारे में चर्चा नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत करने वाले हैं, प्रैक्टिस के माध्यम से करेंगे, वो समझ में आए। यदि आज की क्लास आपको अच्छे से पढ़ लोगे, समझ में आ जाएगा, तब नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आप क्वेश्चन करने में आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। हमने बिल्कुल एकदम जीरो से पढ़ाया है। एक बार थोड़ा सा रिविजन कर लें। देखिए, सबसे पहले हमने बताया था कि मापनी आपके टॉपिक दे रखा है। मापनी के अंतर प्रायोगिक भूगोल के अंतर्गत
10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं प्रायोगिक 12th लेवल का आपका प्रायोगिक भूगोल, प्रैक्टिकल भूगोल से प्रश्न बनने वाले हैं। दो स्वरूप में होता है, प्रायोगिक कार्टोग्राफी से और सांख्यिकी रूप में 5 से 6 क्वेश्चंस दोनों में से आते हैं। और कार्टोग्राफी के अंतर्गत आपके टॉपिक दे रखे हैं, मापनी है, मानचित्र है, प्रक्षेप है, भूस्थानिक प्रौद्योगिकी है। और सांख्यिकी के अंतर्गत माध्य, माध्यिका, बहुलक, सहसंबंध, प्लान टेबल सर्वेक्षण आपके सिलेबस के अंतर्गत दे रखा है। और आज हमने बात की थी मापनी की। मापनी के अंतर्गत हमने पृष्ठभूमि, मापनी का परिचय और मापने की क्या आवश्यकता है, मापने का सूत्र क्या है, मापने की पद्धति, ब्रिटिश पद्धति, मीट्रिक पद्धति क्या होती है, मापने को प्रदर्शन करने के आधार पर हम कथनात्मक रूप, निरूपक भिन्न के रूप में या आलेख के रूप में उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। और फिर हमने बात की थी सबसे पहले पृष्ठभूमि में। पृष्ठभूमि देखा था कि हम जियोग्राफी के अंदर पढ़ रहे हैं। जियोग्राफी जो शब्द ग्रीक भाषा का जियो और ग्राफी, जियो का मतलब पृथ्वी और ग्राफी का मतलब वर्णन करना होता है। तो पृथ्वी की आकृति कैसी है, पृथ्वी की आकृति हमने कहा था जियोड आकृति की है, गुलाब आकृति की है। और गुलाब आकृति उसका पृथ्वी का प्रतिरूप या प्रतिकृतिक रूप में हम ग्लोब के रूप में देखते हैं। और ग्लोब की आकृति त्रिविमीय आकृति की होती है। और त्रिविमीय आकृति है, ग्लोब को हर जगह पढ़ने के लिए ले जा नहीं सकते, उसके द्विविमीय फॉर्मेट में हम मानचित्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मानचित्र। और मानचित्र बनाने के लिए सबसे जरूरी है मापने की जरूरत होती है। मापने की जरूरत होती है। मापने की जरूरत क्यों होती है? मापने की जरूरत इसलिए होती है कि हम पृथ्वी के जितना तो हम मानचित्र बना नहीं सकते, पृथ्वी के छोटा स्वरूप में बनाना है तो उसके अनुपात में बनाना पड़ेगा। छोटे अनुपात में बनाने के लिए हमें स्केल की जरूरत पड़ेगी। और शुद्ध और सटीक जानकारी प्राप्त करनी है हमें, जितना उसको मानचित्र पर हम स्केल खींचकर माप कर पृथ्वी की वास्तविक दूरी का अनुमान लगा सके, या किसी भी क्षेत्र का, पृथ्वी के किसी भी छोटे स्वरूप के भूभाग का यदि नक्शा बनाना पड़े, छोटा मानचित्र बनाना पड़े, उस मानचित्र के आधार पर उस वास्तविक स्थिति के बारे में अनुमान लगा सके, इसके लिए हमें मापने की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि मापने के बिना यदि कोई हम नक्शा बनाते हैं तो वो रेखा चित्र होगा, मानचित्र नहीं होगा। मानचित्र बनाने के लिए हमें स्केल की जरूरत पड़ती है, हम उसकी वास्तविक और सटीक जानकारी के लिए। और मापनी होती क्या है, उसका सूत्र क्या है? मतलब होता है कागज पर दो बिंदुओं के मध्य की दूरी अपॉन धरातल पर दो बिंदुओं के मध्य वास्तविक दूरी के बीच का अनुपात ही क्या होता है? मापनी होती है। जो दूरी है उसके अनुपात के रूप में यदि हम छोटे रूप में लिख दें, उसी अनुपात में छोटे स्वरूप में लिख दें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मापनी बोलते हैं। सिंपल सा, यदि आप मैथमेटिक्स फॉर्मेट में जानते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सटीक जानकारी होती है। जैसे मैं यहां लिखूं 15 अपॉन, यहां पर एक सेकंड के लिए लिख दूं 30 अपॉन आपका 10 तो डिवाइड हो जाता है, तो इसके रूप में लिख दूं 20। 30 अपॉन 20 यदि कोई आंसर दे रखा है तो हम इसको काट कर क्या लिख सकते हैं? काट कर 3 अपॉन 2 लिख सकते हैं। तो 30 अपॉन 20 और 3 अपॉन 2 ये दोनों बराबर ही है, समान ही है। मान क्या होगा? दोनों का समान है। हम 30 अपॉन 20 बड़ी मात्रा हो गई, इसको छोटे रूप में बदलने के लिए हमने 3 अपॉन 2 कर लिया। इसी प्रकार से मानचित्र में बहुत बड़े आकृति है, उसको हम काटकर छोटे रूप में लिख दें, लेकिन अनुपात हमेशा क्या होना चाहिए? समान ही रहे। उस अनुपात को समान रखने के लिए ही हम मापनी का प्रयोग करते हैं। बस सीधा सा मतलब यही है। इससे मतलब क्या हुआ? इसके मतलब 10 का दोनों में भाग दे दिया। किसका दे दिया? 10 का दोनों में क्या दे दिया? भाग दिया। दोनों 10 से डिवाइड कर दिया, मतलब 10 टाइम्स इसको छोटा कर दिया, 10 गुना इसको क्या कर दिया? छोटा कर दिया। तो दोनों के बीच में मान अनुपात दोनों में समान ही रहा। 30/20 का अनुपात देखो या 3/2 का अनुपात देखो, दोनों का अनुपात हमेशा क्या रहेगा? समान ही रहेगा। ठीक इसी प्रकार मापनी का प्रयोग इसीलिए किया जाता है तो धरातल पर जो वास्तविक दूरी है उस दूरी को, और कागज पर दूरी है, वो दूरी का अनुपात हमेशा समान ही रहेगा। मानचित्र को पढ़कर हम वास्तविक दूरी का एकदम सटीक जानकारी, शुद्ध जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और शुद्ध जानकारी प्राप्त करने के लिए ही हम मापनी का प्रयोग करते हैं। और मापनी का सूत्र होता है कागज पर दो बिंदुओं के मध्य की दूरी अपॉन धरातल पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी। हमने बताया था दिल्ली और जोधपुर के बीच की दूरी देखना है, कागज पर यदि 5-6 सेंटीमीटर दे रखा है और हमने लिख दिया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर 100 किलोमीटर के बराबर है, तो हम अनुमान कागज पर माप कर हम अनुमान लगा सकते हैं कि जोधपुर और दिल्ली के बीच की दूरी क्या है। ठीक इसी प्रकार से हमें एक मानचित्र पर पूरा दे दिया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर होता है। ठीक वैसे ही हम आपके कन्याकुमारी से लेकर ऊपर इंदिरा पॉइंट तक की दूरी को हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं उसके अनुपात में। स्केल जब मापेंगे, यदि 1 किलोमीटर बराबर 100 किलोमीटर दे रखा है तो वो कितनी हो जाएगी? लगभग 32.14 सेंटीमीटर होगी। तो वास्तविक दूरी 3214 किलोमीटर है, तो हम उसको अनुपात के रूप में ही होगा, तो उसको हम मापनी के माध्यम से शुद्ध जानकारी प्राप्त करने के लिए हम मापनी का
प्रयोग करते हैं। मापनी का सूत्र ये होता है, हमने ड्रिल से जानकारी प्राप्त की है। मापनी को हम दो पद्धति के रूप में लिखते हैं, ब्रिटिश पद्धति के रूप में और मीट्रिक पद्धति के रूप में। 1957 से पहले भारत के अंदर ब्रिटिश पद्धति ही यूज की जाती थी, वर्तमान में मीट्रिक पद्धति प्रयोग में की जाती है। लेकिन हम अक्सर सा देखते हैं पटवार भवन में देखो, या फिर अपन जमीन के कोई भी प्लॉटिंग का या कुछ भी काम करते हैं, आपने सुना होगा अक्सर, उसमें स्वरूप में ब्रिटिश पद्धति ही प्रयोग में ली जाती है। उसमें होता है मील, फलांग, गज और फीट और इंच के रूप में देखा जाता है। मीट्रिक पद्धति के अंदर किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और ये शब्द किस प्रकार से कन्वर्ट होता है हमने अच्छे से बता दिया। ब्रिटिश पद्धति के अंतर्गत एक मील में कितने फलांग होते हैं और कितने फलांग के अंदर कितने गज होते हैं और एक गज के अंदर कितने फीट होते हैं, एक फीट के अंदर कितने इंच होते हैं, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। एक मील में 8 फलांग होते हैं और एक फलांग में 220 गज होते हैं और एक गज में 3 फीट होते हैं और एक फुट के अंतर्गत 12 इंच होते हैं। या 12 इंच मिलकर बराबर एक फुट बनता है, 3 फीट मिलकर एक गज बनाता है, 220 गज एक फलांग के बराबर होता है, 8 फलांग एक मील के बराबर होता है। और इसको किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं ये भी हमने बता दिया था। एक मील के अंदर 63,360 इंच होते हैं। किस प्रकार से होते हैं हमने मल्टीप्लाई करके बता दिया। ये डाटा आपको ध्यान में रखना है। और इसी प्रकार मीट्रिक में 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर और 1 हेक्टामीटर में 10 डेकामीटर, 1 डेकामीटर में 10 मीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक इसी प्रकार से मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर, 1 किलोमीटर में 10 डेकामीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 10,000 डेसीमीटर और 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होता है। हम मल्टीप्लाई करके आप इसी प्रकार से हम पूरा कौन सी यूनिट किसके बराबर होगी अच्छे से आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो और निकाल सकते हो। और फिर हमने बताया था मापनी को प्रेजेंट कैसे करते हैं, कथनात्मक रूप में, बिना निरूपक भिन्न के रूप में और आलेख की भिन्न के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। कथनात्मक में रेट दे रखा होता है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, 1 इंच बराबर 1 मील, नक्शा बना होता पैमाना इस रूप में लिखा हुआ मिल जाए तो वो कथनात्मक रूप में होगा। निरूपक भिन्न के रूप में जिसे सीधा सा आपको बिना यूनिट दिए पीछे डायरेक्ट लिखा हुआ मिल जाए तो वो आपको निरूपक भिन्न के रूप में होता है। निरूपक भिन्न में अंश और हर के रूप में होता है। हमने बताया अंश हमेशा एक ही होगा, इसके पीछे कोई यूनिट नहीं होगी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा मात्रक लगता है, मात्रक को निरूपक भिन्न में कोई मात्रक नहीं लगता, अंश हमेशा एक ही होता है या नहीं होता, एक ही होता है। और सेम यूनिट में जो यूनिट अंश की है वही यूनिट क्या होने वाली है, हर की भी होने वाली है। ये आपको ध्यान रखना, ऐसे बेसिक से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसीलिए हमने पूरा बेसिक से पढ़ा रहे हैं ताकि आपके कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो। आलेख की विधि के अंतर्गत इस प्रकार से आपको स्केल बनाकर दिखा दिया जाता है, उसको हमें पढ़ना आना चाहिए। ये गौण स्केल होती है, ये मुख्य स्केल होती है। मील से है तो उसके जस्ट छोटे वाली फलांग होता है। 1 मील में 8 फलांग होते हैं तो 1 मील यह दे रखा है, 2 मील, 3 मील, एक फलांग को छोटे रूप में 8 फलांग दे रखा है, 1 फलांग, 2 फलांग, 3 फलांग, 8 फलांग, इस प्रकार से। तो हम पढ़ना आना चाहिए। 3 के ऊपर दे रखा है तो 3 और फलांग दे रखा 3 मील 1 फलांग दे रखा है, तो हमें पता होना चाहिए 1 इंच बराबर 3 मील और 8 फलांग। इस टाइप से आलेख की विधि के रूप में स्केल बनाकर आपको यदि प्रेजेंट करे, मापक के रूप में दे या मापनी के रूप में दे तो आपको क्या आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। इस प्रकार से यदि मानचित्र में दे रखा है तो वो कौन सा पद्धति होगी, आलेख की पद्धति होगी। ठीक है, आलेख की पद्धति किस प्रकार से मापनी बनती है ग्रेजुएशन में पढ़ा जाता है, लेकिन ये एनसीईआरटी तक 12th लेवल तक ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। कन्वर्ट करना आना चाहिए, बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं और प्रश्नों के अभ्यास हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत करेंगे। इसके बाद में ये आपका मापनी वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा, उसके बाद में आप मानचित्र को पढ़ने वाले हैं। यदि आपको ये क्लास बहुत अच्छे से पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है तो इस क्लास को लाइक करना है और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करना है और अन्य परीक्षार्थियों तक इसको शेयर भी करना है। और थोड़ा बहुत यदि कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में हमें अपनी सुझाव दे सकते हैं कि आपको कैसा समझ में आ रहा है, कैसा समझ में आ रहा है। निश्चित रूप से हम आपके अकॉर्डिंग थोड़ा सा सुधार करने का और प्रयास कर सकते हैं। थैंक यू, और इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चनों के साथ में। थैंक यू।